हेलो बच्चों। आज हम क्लास फिफ्थ की इंग्लिश की जो न्यू एनसीईआरटी बुक है संतु, उसका यूनिट फर्स्ट लेट्स हैव फन का चैप्टर नंबर फर्स्ट पापाज स्पेक्टिकल्स करने जा रहे हैं। बच्चों, स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है चश्मा, जो नजर को ठीक करने के लिए, आईसाइट को ठीक करने के लिए लगाया जाता है। उस चश्मे को हम स्पेक्टिकल्स कहते हैं। वैसे हम धूप से बचने के लिए भी चश्मा लगाते हैं बच्चों, वो सनग्लासेस या गॉगल्स होते हैं। यहाँ पे जो नजर के लिए चश्मा होता है, जो हम पढ़ने के लिए यूज करते हैं, या किसी इंसान की जिसकी आईसाइट वीक होती है, उसे कुछ कम दिखाई देता है, तो वो इंसान जो चश्मा लगाता है उसे स्पेक्टिकल्स कहते हैं। तो यहाँ पर पापा के स्पेक्टिकल्स के बारे में एक पोयम दी है। चलिए इसे पढ़ते हैं और जानते हैं कि इस पोयम में क्या दिया है। बट बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपसे रिलेटेड हम जब भी कोई नई वीडियो लेकर के आए तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम इस चैप्टर को रीड करना सीखेंगे और फिर उसके बाद हम लाइन बाय लाइन हर शब्द का और हर लाइन का मतलब जानेंगे। तो चलिए रीड करते हैं। टुडे आवर पापा is searching everywhere. He has lost his spectacles. It was his only pair. He can't read the newspaper. He can't watch TV. He can't cut vegetables. Oh, where can it be? He checked inside his pockets. He glanced under his chair. He searched near the window. He looked everywhere. I told him, "Stop, Papa." I went up close and said, "Papa, your spectacles are right there on your head." तो आई होप बच्चों आपको ये सारे वर्ड्स अच्छे से पढ़ने आ रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम इसका मतलब जानते हैं। यहाँ फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा है, टुडे आवर पापा इज सर्चिंग एवरीवेयर, ही हैज लॉस्ट हिज स्पेक्टिकल्स, इट वाज हिज ओनली पेयर। टुडे का मतलब आप सबको पता होगा, होता है आज। आवर का मतलब होता है हमारे। पापा का मतलब होता है पिताजी। सर्च करने का मतलब होता है ढूंढना। एवरीवेयर का मतलब होता है हर जगह। लॉस्ट का मतलब खोना। स्पेक्टिकल्स का मतलब नजर का चश्मा। और ओनली पेयर का मतलब इकलौता जोड़ा। तो चलिए अब हम इसका मतलब जानते हैं। बच्चों, यहाँ पे लिखा है कि आज हमारे पापा हर जगह अपने स्पेक्टिकल्स को ढूंढ रहे थे, जो कि उनसे लॉस्ट हो गया था, यानी कि खो गया था। और वो उनका इकलौता चश्मा था। मतलब आज मेरे पिताजी हर जगह कुछ तो ढूंढ रहे थे। और वो क्या ढूंढ रहे थे? अपने स्पेक्टिकल्स, अपने नजर के चश्मे को ढूंढ रहे थे, जो कि उनसे कहीं खो गया था और उनको मिल नहीं रहा था। और वो उनका इकलौता जोड़ा था, इकलौता चश्मा था, जिसकी मदद से वो सभी काम किया करते थे। अब वो चश्मा उनका मिल नहीं रहा है, तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में कि उनको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। He can't read the newspaper. He can't watch TV. He can't cut vegetables. Oh, where can it be? बच्चों, वो जो चश्मा था वो पिताजी का एक लौता नजर का चश्मा था, जिसकी मदद से उनको दिखता था। अब उनका चश्मा ही नहीं मिल रहा, तो वो न्यूज़पेपर को यानी अखबार को पढ़ नहीं पा रहे हैं, ना टीवी देख पा रहे हैं, और ना ही वो सब्जियां काट पा रहे हैं, क्योंकि उनको कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। और वो परेशान होकर के सोचने लगते हैं कि पता नहीं वो कहाँ होगा, पता नहीं उनका चश्मा कहाँ होगा। तो आई होप बच्चों आपको ये सेकंड पैराग्राफ भी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पिताजी का चश्मा नहीं मिल रहा है, तो ना वो न्यूज़पेपर पढ़ पा रहे हैं, ना टीवी देख पा रहे हैं, और ना ही सब्जियां काट पा रहे हैं। और परेशान होकर के वो सोच रहे हैं कि पता नहीं उनका चश्मा कहाँ होगा। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है बच्चों, he checked inside his pockets, he glanced under his chair, he searched near the windows, he looked everywhere। क्योंकि उनका चश्मा नहीं मिल रहा है, तो सबसे पहले उन्होंने अपनी पॉकेट्स के अंदर चेक किया, यानी कि अपनी जेब में चेक किया कि कहीं उनका चश्मा उनकी जेब में तो नहीं है। पर उनको वो वहां नहीं मिलता। फिर वो अपनी चेयर के नीचे ग्लांस करते हैं, यानी कि झांकते हैं। ग्लांस का मतलब होता है झांकना। फिर वो देखो आप अपनी चेयर के नीचे झांक के देखते हैं कि कहीं यहाँ तो नहीं पड़ा है उनका चश्मा, पर उनका चश्मा उन्हें यहाँ भी नहीं मिलता। फिर वो अपने चश्मे को विंडो यानी कि खिड़की के पास सर्च करते हैं। हम यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं कि वो खिड़की के पास भी अपना चश्मा ढूंढ रहे हैं कि कहीं यहाँ तो उनका चश्मा नहीं खो गया है। He looked everywhere.
और वो हर जगह ढूँढते हैं कि जहाँ पर भी उनका चश्मा हो सकता था, जहाँ भी उन्हें लगता है कि उनका चश्मा रखा हो सकता है, खोया हो सकता है, वो हर जगह ढूँढते हैं। वो अपनी पॉकेट में ढूँढते हैं, चेयर के नीचे ढूँढते हैं और विंडो के पास ढूँढते हैं और हर पॉसिबल जगह पर ढूँढते हैं जहाँ भी उनका चश्मा उन्हें मिल सकता है। और बेचारे बहुत ही परेशान होते हैं। तभी वो जो पोएट होता है जिसने ये पोयम लिखी है, वो वहाँ आता है। तो चलिए देखते हैं कि 4th पैराग्राफ में और लास्ट पैराग्राफ में क्या होता है। I told him, stop, Papa. I went up close and said, Papa, your spectacles are right there on your head. बच्चे लास्ट पैराग्राफ में पोइट हमें बता रहा है यानी कि जिसने पोयम लिखी है वो बता रहा है कि मैं पापा के पास जाता हूँ और पापा से कहता हूँ स्टॉप पापा योर स्पेक्टिकल्स आपके जो स्पेक्टिकल्स हैं वो यही तो है राइट देयर ऑन योर हेड आपके सर के ऊपर है। तो इस तरीके से पापा हंसने लगते हैं और उनको अपना चश्मा मिल जाता है। बच्चों आप सभी देख सकते हैं कि पापा जी परेशान होकर के सोच रहे हैं कि वो न्यूज़पेपर कैसे पढ़ेंगे, सब्जी कैसे काटेंगे और जबकि उनका चश्मा जो है वो उनके सर पर ही है। वो यहाँ खिड़की के पास ढूंढ रहे हैं फिर भी उनका चश्मा उनके सर पर ही है। यहाँ चेयर के नीचे झांक रहे हैं और उनका चश्मा उनके सर पर ही है और उन्हें पता ही नहीं है कि उनका चश्मा उनके पास उनके सर पर ही है। तभी जब बच्चा जो है, जो पोएट है, वो देखता है कि उसके पापा परेशान हो रहे हैं और हर जगह अपने चश्मे को ढूँढ रहे हैं और कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो पापा के पास जाता है और पापा को कहता है, "पापा, पापा रुको, मैं बताता हूँ कि आपका चश्मा कहाँ है।" और फिर वो बताता है कि आपका चश्मा तो आपके सर के ऊपर है और इस तरीके से पोएट के पिताजी को उनका चश्मा मिल जाता है। आई होप बच्चों आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में पापा अपने चश्मे को, अपने इकलौते चश्मे को जो कि उनसे खो गया है, उसे हर जगह ढूँढते हैं। फिर यहाँ सेकंड पैराग्राफ में बताया है कि चश्मा ना होने की वजह से पापा कौन-कौन से काम नहीं कर पा रहे हैं। वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे हैं, टीवी नहीं देख पा रहे हैं, सब्जियाँ नहीं काट पा रहे हैं और बार-बार बस सोच रहे हैं कि मेरा चश्मा कहाँ हो सकता है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया है कि वो अपने चश्मे को कहाँ-कहाँ ढूँढते हैं। वो अपने चश्मे को अपने पॉकेट के अंदर, अपनी जेब के अंदर देखते हैं, चेयर के नीचे झाँक के देखते हैं, विंडो के पास ढूँढते हैं और हर पॉसिबल जगह पे ढूँढते हैं, जहाँ भी उन्हें लगता है कि उनका चश्मा हो सकता है। लास्ट में जो पॉइंट है, वो अपने पापा के पास आता है और उनको बताता है कि पापा आपका चश्मा इधर-उधर कहीं नहीं है, बल्कि आपके सर के ऊपर ही है। और इस तरीके से पापा हँसने लगते हैं और उन्हें उनका चश्मा मिल जाता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों यहाँ पे हमें कुछ न्यू वर्ड्स दिए हैं। पहला वर्ड है स्पेक्टिकल्स जिसका मतलब होता है नजर का चश्मा। पेयर यानी कि जोड़ा, ग्लांस्ड मतलब झांकना, सर्चिंग मतलब ढूंढना। तो आई होप आपको ये चारों वर्ड्स अच्छे से पढ़ने आ रहे होंगे और आपको इन चारों वर्ड्स की स्पेलिंग भी आती होगी। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे बच्चों हमें सेक्शन ए में 3 क्वेश्चंस दिए हैं जिनका हमसे आंसर पूछा है। तो चलिए हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्वेश्चंस दिए हैं और इनका आंसर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पापा सर्चिंग फॉर? कि पापा क्या ढूंढ रहे हैं? तो बच्चों हम सबको पता है इस चैप्टर में जो पापा हैं वो अपने चश्मे को ढूंढ रहे थे। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं पापा इज सर्चिंग फॉर हिज स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स कि पापा यहाँ पर अपने चश्मे को ढूंढ रहे हैं। आई होप बच्चों आपको फर्स्ट आंसर लिखना आ जाएगा। आपको पहले लिखना है पापा, फिर लिखना है इज सर्चिंग फॉर, ये क्वेश्चन मार्क नहीं लिखना है और इसकी जगह लिखना है हिज स्पेक्टिकल्स। पापा अपने चश्मे को ढूंढ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द पॉसिबल प्लेसेस वेयर पापा कैन फाइंड इट? कि वो कौन कौन सी पॉसिबल जगह हैं जहां पर पापा को उनका चश्मा मिल सकता है। तो इसका आंसर हम बच्चों ऐसे लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं पापा कैन फाइंड हिज स्पेक्टिकल्स। पापा अपने चश्मे को पा सकते हैं इन हिज पॉकेट यानी कि अपनी जेब में, अंडर हिज चेयर अपनी कुर्सी के नीचे, नियर द विंडो खिड़की के पास और इन अदर प्लेसेस ही लुक्स और बाकी भी जगह जहां जहां वो उसे ढूंढ रहे हैं। तो आई होप बच्चों आपको ये आंसर लिखना आ गया होगा। यहाँ थर्ड पैराग्राफ में लिखा था ना कि पापा कहाँ कहाँ चश्मा ढूंढ रहे हैं। उन्होंने अपनी पॉकेट में ढूंढा है, चेयर के नीचे ढूंढा है, विंडो के पास ढूंढा है और बाकी जगह भी ढूंढा है। तो इन्हीं जगहों पर चांसेस है कि वहां पर उनका चश्मा मिल जाए। फिर लास्ट क्वेश्चन में बच्चों हमसे पूछा है एट लास्ट वेयर डज फादर फाइंड हिज लॉस्ट आइटम? कि लास्ट में पापा को उनका चश्मा कहाँ पे मिलता है, उनका खोया हुआ सामान, उनका खोया हुआ चश्मा कहाँ मिलता है।
तो बच्चों हमें पता है कि लास्ट में जो उनका चश्मा होता है, पापा का जो चश्मा होता है, वो उनके सर के ऊपर ही होता है। उन्होंने यहाँ अपने सर पर ही लगाया होता है और वो हर जगह उसे ढूंढ रहे होते हैं। तो वो चश्मा जो है वो उनको लास्ट में अपने सर के ऊपर ही मिलता है। तो इसका आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं कि पापा फाइंड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन हिज हेड। पापा को अपना जो चश्मा है वो अपने सर पर मिल जाता है। तो आई होप बच्चों आपको ये थर्ड आंसर भी करना आ गया होगा। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप इस आंसर को बाद में अपने नोटबुक में अच्छे से नोट कर सकें। चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। आगे बच्चों पार्ट बी थिंक एंड डिस्कस में भी हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। चलिए अब हम इसका आंसर जानते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें लिखा है अपार्ट फ्रॉम रीडिंग गेट सम अदर चोर्स दैट फादर कैन नॉट डू विदाउट हिज स्पेक्टिकल्स। कि पढ़ने के अलावा रीडिंग यानी कि पढ़ने, तो पढ़ने के अलावा और कौन कौन से काम हैं, चोर्स का मतलब होता है काम, और कौन कौन से काम हैं जो पापा अपने चश्मे के बिना नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों अगर किसी इंसान की नजरें वीक हैं, आईसाइट वीक है, तो अगर चश्मा नहीं होगा तो उसे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो उस इंसान को टीवी देखने में, फोन चलाने में, घर का काम करने में और बहुत सारी चीजें करने में दिक्कत आ सकती है। तो हम इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं कि पापा कैन नॉट वॉच टीवी, पापा टीवी नहीं देख पाएंगे, चॉप वेजिटेबल्स, सब्जियां नहीं काट पाएंगे, राइट एनीथिंग, कुछ लिख नहीं पाएंगे और साथ ही अपना फोन भी अपने चश्मे के बिना नहीं यूज कर पाएंगे। तो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर पापा का चश्मा नहीं मिलेगा तो ना वो टीवी देख पाएंगे, ना सब्जियां काट पाएंगे, ना कुछ लिख पाएंगे और ना ही वो अपना फोन यूज कर पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है व्हाट मेक्स योर पापा हैप्पी। क्या चीज है जो आपके पापा को खुश करती है, हैप्पी करती है। तो बच्चों इसका आंसर आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद फैमिली मेक्स पापा हैप्पी। कि परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताने पर मेरे पापा जो है वो खुश हो जाते हैं। आप इसका आंसर कुछ और भी लिख सकते हैं। आपके पापा जिस चीज से खुश होते हैं आप वो भी अपना आंसर लिख सकते हैं। ज्यादातर पिताजी अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिता करके ही खुश हो जाते हैं, अच्छा समय बिता करके ही खुश हो जाते हैं, इसीलिए मैंने इसका आंसर ये लिख दिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों दिया है मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स एज इंस्ट्रक्टेड बिलो। यहाँ पे कुछ चीजों की लिस्ट बनानी है। यहाँ पे हमें लिखना है थिंग्स जनरली मिसप्लेस्ड एट योर होम। कौन कौन सी चीजें हैं जो जनरली आपके घर पे खो जाती हैं। हु हेल्प्स इन फाइंडिंग दिस मिसप्लेस्ड थिंग्स। और कौन है जो आपको वो मिसप्लेस्ड थिंग्स यानी कि खोई हुई चीजें ढूंढने में मदद करता है। तो बच्चों सबसे पहली चीज जो सबके घर में खोती है वो है रिमोट। आप सबके घर में भी रिमोट कंट्रोल कभी ना कभी खोया ही होगा। और यूजुअली जो रिमोट होता है वो हमारे भाई बहनों ने ही छुपा के रखा होता है। तो हमारे सिबलिंग्स ही उसे ढूंढने में हमारी मदद करते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे हम रिमोट लिख देंगे। सेकंड जो चीज है वो घरों में सबसे ज्यादा चाबियां खोती हैं। और यूजुअली जो चाबियां हैं, कीज हैं, वो मम्मी ही ढूंढ पाती हैं। मम्मी को ही पता होता है कि कोई चाबी कहाँ रखी है। इसके अलावा कभी-कभी हमें हमारे सॉक्स नहीं मिल रहे होते हैं, तो वो भी हमें हमारी मम्मी ही ढूँढ के देती हैं। इसके अलावा आप भी अपनी मर्ज़ी से कुछ चीज़ें लिख सकते हैं जो कि आपसे खो जाती हैं और उनको कौन ढूँढने में मदद करता है, वो यहाँ पे लिखना है। इसके अलावा समटाइम्स हमारी बुक्स वगैरह भी खो जाती हैं, हमें पता ही नहीं चलता हमारी बुक्स कहाँ है, हम टाइम टेबल लगा रहे होते हैं, स्कूल जाना होता है हमें, हम लेट हो रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं चलता हमारी बुक्स कहाँ रखी हैं। तो यूजुअली हमारे पेरेंट्स ही हमें उसे ढूँढ के देते हैं। तो हम यहाँ पे पेरेंट्स लिख सकते हैं, आप डैडी, मम्मी कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपकी बुक्स ढूँढने में आपकी हेल्प करता है, आप उसका नाम यहाँ लिख सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों हमसे यहाँ पे पूछा है हाउ वुड यू एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड टू देम। जब आपकी जो चीजें हैं वो खो जाती हैं और कोई आपको उसे ढूंढ के देता है, तो आप अपना ग्रेटिट्यूड, उनको जो शुक्रिया अदा है वो कैसे करते हैं, आप उनको थैंक यू किस तरीके से बोलते हैं, ये यहाँ पे बताना है। तो इसका आंसर बच्चों हम ऐसे लिख सकते हैं कि आई वुड एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड बाय सेइंग थैंक यू। मैं अपना ग्रेटिट्यूड उनको थैंक यू बोलकर, गिविंग देम अ वार्म हग, उनको हक करके यानी कि गले लग करके, एंड हेल्पिंग देम इन अ स्मॉल वे, और उनकी भी छोटी छोटी तरीके से मदद करके उनको ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करता हूँ, उनको थैंक यू बोलता हूँ। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं।
कि हमारा जब सामान कोई ढूंढ के हमें देता है तो सबसे पहले तो हम उसे थैंक यू बोलते हैं, और क्योंकि वो हमारी फैमिली का मेंबर है तो हम उसे वार्म हग भी देते हैं, बढ़िया से उसे गले लगाते हैं, और जब भी पॉसिबल होता है तो छोटे छोटे तरीके से ही सही उनकी हेल्प करते हैं, और इस तरीके से हम उनका शुक्रिया अदा अदा करते हैं। तो आई होप बच्चों आपको ये आंसर अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों यहाँ पे लिखा है थिंग्स जनरली मिसप्लेस्ड एट योर स्कूल। कौन कौन सी चीजें हैं जो कि आपके स्कूल में खो जाती हैं, और हु हेल्प्स इन फाइंडिंग दिस मिसप्लेस्ड आइटम, मिसप्लेस्ड थिंग्स, और कौन है जो आपकी उस खोई हुई चीज को ढूंढने में मदद करता है। तो बच्चों सबसे पहले तो हमारे स्कूल में हमारी इरेजर्स और पेंसिल्स खो जाती हैं। हमारा जो डेस्कमेट होता है, जो हमारे साथ बैठा होता है, वही हमें ढूंढ करके देता है। इसके अलावा समटाइम्स हमारा ज्योमेट्री बॉक्स भी खो जाता है, जो कि हमारे क्लासमेट्स ही हमें ढूंढ के देते हैं। इसके अलावा बच्चों इस क्लास में डस्टर बहुत खोता है, और वो यूजुअली जो हमारा क्लास मॉनिटर होता है वो ही ढूंढ पाता है कि कहाँ रखा हुआ है। और अगर हमारी बुक्स या कॉपी या नोटबुक छूट जाती है या खो जाती है तो वो हमारी टीचर्स ही हमें ढूंढने में हेल्प कर पाती हैं। तो आई होप बच्चों आपने इस तरीके से इसका आंसर लिख लिया होगा। इसके अलावा भी कुछ चीजें अगर आपकी खोती हैं तो आप उनका नाम भी लिख सकते हो, और उसे कौन आपकी ढूंढने में मदद करता है उनका नाम यहाँ लिख सकते हो। आगे बच्चों हमसे पूछा है हाउ वुड यू एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड टू देम। अब यहाँ पर क्लास में जब कोई आपका सामान ढूंढ के आपको देता है तो आप उसको कैसे ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हो। आप उसे थैंक यू तो बोल सकते हो बच्चों, जैसे यहाँ वाले क्वेश्चन में हमने थैंक यू बोला था, लेकिन हम क्लास में हर किसी को हक तो नहीं कर सकते ना, टीचर को तो हक नहीं कर सकते हैं, तो हम इसका आंसर कुछ और लिखेंगे। चलिए हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या लिख सकते हैं। तो हम इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं कि आई वुड से thank you for finding my, और जो भी आपकी चीज खोई है उसका नाम। तो इस तरीके से हम अपना जो ग्रेटिट्यूड है वो उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम उनको कह सकते हैं कि थैंक यू फॉर फाइंडिंग माय इरेजर, या ज्योमेट्री बॉक्स, या डस्टर, बुक, जो भी आपकी चीज खोई है हम उसका नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। आई होप आपको ये आंसर भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। Let us learn. Look at this word in each group. Arrange them in ascending order. बच्चों यहाँ पे कुछ words दिए हैं, हमें इन्हें ascending order में लगाना है। मतलब जो सबसे छोटी चीज है या सबसे हल्की चीज है उसे पहले लिखना है, और सबसे बड़ी और सबसे भारी चीज को बाद में लिखना है। तो बच्चों यहाँ पे हमें दिया है चावल, साड़ी, हैंकरचीफ और बेडशीट। तो हम सबको पता है कि हैंकरचीफ यानी कि जो हैंकी होती है वो सबसे छोटी होती है या सबसे हल्की होती है। फिर उससे थोड़ी बड़ी टॉवल होती है, टॉवल से भी थोड़ा बड़ा बेडशीट यानी कि चादर होती है, और फिर इन सबसे बड़ा यानी हैंकी से भी बड़ी, टॉवल से भी बड़ी, बेडशीट से भी बड़ी साड़ी होती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसे किस तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एप्पल, स्ट्रॉबेरी, चेरी और वाटरमेलन दिया है। तो हमें पता है कि सबसे हल्की इसमें चेरी होती है, उससे थोड़ी सी हैवी स्ट्रॉबेरी होती है, उससे थोड़ा सा बड़ा एप्पल होता है, और इन सब में सबसे बड़ा वाटरमेलन होता है। तो आई होप आपको ये भी अच्छे से करना आ गया होगा। नेक्स्ट में हमें दिया है 29, 14, 91 एंड 47। तो इन सब में सबसे छोटा तो 14 है यानी कि 14 है, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा 29 है, 29 से बड़ा 47 है, और इन सब में सबसे बड़ा 91 है। तो आई होप आपको ये भी अच्छे से आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें हैन, क्रो, स्पैरो और ईगल दिए हैं। हम सबको पता है कि इन सब में सबसे छोटी और प्यारी सी चिड़िया होती है यानी कि स्पैरो होता है, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा क्रो होता है, फिर उससे बड़ी हैन होती है, और लास्ट में सबसे बड़ी ईगल होती है। तो आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट में हमें दिया है ऑक्स, रैबिट, एलिफेंट और स्क्विरल।
तो हम सबको पता है कि स्क्विरल यानी कि जो गिलहरी होती है वो इन सब में सबसे छोटी होती है। और फिर उसके बाद रैबिट यानी कि खरगोश आता है। खरगोश से बड़ा ऑक्स यानी कि बैल है। और इन सब में सबसे बड़ा एलिफेंट है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमने इसे यहाँ पे किस तरीके से लिखा है। आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके आराम से अपनी नोटबुक में इसे नोट कर सकते हैं, या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और बाद में आप आराम से इसे अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। आगे बच्चों हमें बोला है राइट टू मोर एग्जाम्पल्स फॉलोइंग द सेम पैटर्न, कि इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए दो और एग्जाम्पल लिखने हैं। तो हम एक तो एनिमल्स का एग्जाम्पल लिख लेते हैं कि हमारे घर में सबसे छोटी चींटी होती है, उससे बड़ा रैट होता है, उससे बड़ी कैट होती है, और फिर इन सब में सबसे बड़ा डॉग होता है। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे हमें एक नंबर का भी एग्जाम्पल दिया था ना, तो चलिए हम भी एक नंबर का एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे मैंने लिख लिया, एक सबसे छोटा 1 लिख लिया, उससे थोड़ा बड़ा हमने 17 लिख लिया। आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं बच्चों, असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए बस वो। फिर हमने 43 लिख लिया, और लास्ट में एक सबसे बड़ा नंबर, इन सबसे बड़ा नंबर 100 लिख लिया। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आप इसके अलावा भी बहुत अच्छे अच्छे अपनी मर्जी से भी एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, आगे क्या दिया है। बी, नोट द फॉलोइंग फ्रेजेस। इस फ्रेज को ध्यान से देखो। अ पेयर ऑफ शूज, एक जोड़ी जूते। अ पेयर ऑफ का मतलब होता है जोड़ी। तो यहाँ पे पेयर वर्ड उस चीज के लिए आता है जो कि जोड़े में आती हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ चीजें दी हैं जो कि जोड़े में होती हैं, हमेशा डबल होती हैं। तो चलिए हमें यहाँ पे इनका नाम लिखना है, हम इसे लिख लेते हैं। यहाँ पे दिया है अ पेयर ऑफ, इसे हम पैंट्स भी बोल सकते हैं और ट्राउजर भी बोल सकते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं अ पेयर ऑफ पैंट्स। अ पेयर ऑफ सीजर्स, सीजर्स का मतलब होता है कैंची, तो हमने यहाँ पे अ पेयर ऑफ सीजर्स लिख लिया। फिर यहाँ अ पेयर ऑफ सॉक्स दिख रहा है हमें, यानी कि मोजे दिख रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमें अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स यानी कि चश्मे दिख रहे हैं। यहाँ पे अ पेयर ऑफ इयररिंग्स दिख रही हैं। इयररिंग्स का मतलब होता है कान में पहने जाने वाले जो झुमके होते हैं। फिर यहाँ पे हमें ग्लव्स दिख रहे हैं, तो अ पेयर ऑफ ग्लव्स लिख लिया हमने। और लास्ट में अ पेयर ऑफ रैकेट्स लिख लिया। रैकेट्स जिनसे हम बैडमिंटन या टेबल टेनिस वगैरह खेलते हैं। बच्चों रैकेट की एक और स्पेलिंग होती है RACQUET, तो हम रैकेट्स भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने रैकेट्स या रैकेट कोई सा भी एक लिख सकते हो वो लिख लिया, दोनों ही सही हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये जो सारी चीजें बच्चों हमेशा पेयर में होती हैं, और यहाँ हमें इनका नाम लिखना था, हमने इनका नाम लिख लिया है। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। एनसर्कल द वर्ड दैट इज स्पेल्ड करेक्टली। नीचे यहाँ पे बच्चों कुछ वर्ड्स दिए हैं जिनकी स्पेलिंग सही है, हमें उसे सर्कल करना है, गोला लगाना है। वन हैज बीन डन फॉर यू, आपको एक करके भी दिया गया है। यहाँ पे वॉचर की दो गलत स्पेलिंग दी थी और ये सही स्पेलिंग दी थी, इन्होंने सही स्पेलिंग को सर्कल कर दिया है। चलिए अब हम भी देखते हैं कि वेजिटेबल की कौन सी स्पेलिंग सही है। तो बच्चों हमें दिख रहा है कि वेजिटेबल की ये वाली स्पेलिंग सही है। यहाँ पे ए नहीं होना चाहिए था, ई होना चाहिए था। यहाँ पे डबल जी नहीं होना चाहिए था, एक ही सिंगल जी होना चाहिए था, इसलिए ये दोनों स्पेलिंग गलत है। बच्चों मैं ये आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रही हूँ, आपको सिर्फ इसमें सर्कल कर देना है, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये दोनों स्पेलिंग क्यों गलत है, ताकि अगर कोई आपसे पूछे तो आपको पता हो। जैसे यहाँ पे हमारी बलून की पहली ही स्पेलिंग सही है, यहाँ पे सिंगल एल दिया है, अगर ये डबल एल होता तब ये ठीक होती, यहाँ पे अगर डबल ओ होता तब ये ठीक होती। तो आई होप अब आपको पता चल गया होगा कि ये दोनों स्पेलिंग क्यों गलत है और ये स्पेलिंग क्यों सही है। हाउस की स्पेलिंग में यहाँ पर ओ आता है, इसलिए ये स्पेलिंग गलत है। जेड की जगह एस आता है, इसलिए ये भी गलत है। और ये वाली स्पेलिंग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट एलिफेंट की स्पेलिंग ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे एफ की जगह पी एच आना चाहिए था, यहाँ पे डबल एल की जगह एक सिंगल एल आना चाहिए था। इसीलिए ये दोनों स्पेलिंग गलत है और ये सही है, और हमने सही वाली को सर्कल कर दिया। आगे बच्चों स्पेक्टिकल्स के स्पेलिंग में यहाँ ई आना चाहिए था, यहाँ के की जगह सी आना चाहिए था, इसलिए ये दोनों स्पेलिंग गलत है और ये सही स्पेलिंग को हमने सर्कल कर दिया।
नेक्स्ट स्पेलिंग में बच्चों कारपेंटर की दी है, जो कि के से नहीं बल्कि सी से शुरू होती है। ये स्पेलिंग बिल्कुल सही है, इसलिए हमने इसे सर्कल कर दिया। और यहाँ पे ये गलत है कि नेक्स्ट यहाँ फ्रूट की स्पेलिंग में डबल टी नहीं आता है, इसलिए ये गलत हो गई। इस स्पेलिंग में पहले यू आना चाहिए था, आई बाद में आना चाहिए था, इसलिए ये भी गलत हो गई। और ये बिल्कुल सही स्पेलिंग है, इसलिए हमने इसे सर्कल कर दिया। रिसीव की ये स्पेलिंग बिल्कुल सही है। यहाँ पे आई पहले दे रखा है, ई बाद में दे रखा है, ये गलत है। यहाँ पे ए दे रखा है जो कि जबकि ई आना चाहिए था, इसलिए ये गलत है। तो आई होप बच्चों आपको सही स्पेलिंग के साथ साथ ये भी पता चल जा रहा है कि जो गलत वाली स्पेलिंग है वो क्यों गलत है। जैसे यहाँ एस नहीं सी होना चाहिए था, ये स्पेलिंग बिल्कुल सही है। और यहाँ सी के बाद आई होना चाहिए था। तो आई होप बच्चों आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा और पता चल गया होगा कि कौन सी स्पेलिंग सही है और गलत वाली स्पेलिंग क्यों गलत है। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। आगे बच्चों हमें दिया है कंप्लीट द स्टोरी यूजिंग द करेक्ट प्रीपोजिशन। यहाँ पे हमें कुछ प्रीपोजिशंस दी है, इनका इस्तेमाल करते हुए हमें इस स्टोरी को, इस कहानी को कंप्लीट करना है। अराउंड का मतलब होता है आसपास या चारों ओर। आफ्टर का मतलब होता है बाद में। बिफोर का मतलब होता है पहले। इन का मतलब होता है अंदर। अबव का मतलब होता है ऊपर। और ऑन का मतलब भी होता है ऊपर। बच्चों लेकिन इन दोनों में अंतर होता है। चलिए जानते हैं कि क्या अंतर होता है। जैसे बच्चों ये एक टेबल है और इस टेबल के जस्ट ऊपर एक बॉल रखी है। तो क्या ये बॉल इस टेबल को टच कर रही होगी? हाँ बच्चों, ये बॉल इस टेबल को टच कर रही होगी। तो अगर कोई चीज किसी चीज को टच करते हुए उसके ऊपर होती है तो हम उसमें ऑन लगाते हैं। इसके अलावा अगर कोई चीज, जैसे कि हम यहाँ पे बैठे हैं और हमारे ऊपर यहाँ पे पंखा चल रहा है, लेकिन ये पंखा हमें टच नहीं कर रहा है, ये हमसे ऊपर तो है लेकिन ये हमें टच नहीं कर रहा है, हम इसे टच नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए हम अबव वर्ड का यूज करते हैं। इसके अलावा बच्चों एक ओवर वर्ड भी होता है, जो कि हम ऊपर के लिए लगाते हैं। और वो हम तब लगाते हैं जब वो ऊपर वाली चीज है उसने हमें पूरी तरीके से घेरा होता है। जैसे कि कोई क्लाउड है या स्काई है, वो हमारे सर के ऊपर है और उसने हमें घेरा हुआ है, तो हम यहाँ पर ओवरवर्ड का यूज करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम कब ऑन का यूज करते हैं, कब अबव का यूज करते हैं और कब ओवर का यूज करते हैं। ऑन का यूज हम तब करते हैं जब कोई चीज ऊपर होती है और टच कर रही होती है। ओवर का यूज हम तब करते हैं जब कोई चीज ऊपर होती है, टच नहीं कर रही होती लेकिन कवर कर रही होती है। और अबव का यूज हम तब करते हैं जब वो ऊपर होती है और टच भी नहीं कर रही होती और ना ही कवर कर रही होती है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड है अमंग। अमंग का मतलब होता है बीच में या आपस में। जैसे हम यहाँ पे दो लोग हैं और दो लोगों के बीच में चॉकलेट बांटनी है बच्चों, तो हम कहेंगे बिटवीन। लेकिन अगर हमें वही चॉकलेट दो से ज्यादा लोगों के बीच में बांटनी है, तीन लोगों में बांटनी है या चार लोगों में बांटनी है, दो से ज्यादा लोगों में बांटनी है, तब हम अमंग का यूज करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं और इसमें कौन सी जगह पर कौन सा वर्ड आएगा उसे लिखते हैं। My father has a habit of keeping his spectacles random places. मेरे पापा की एक आदत है कि वो अपने स्पेक्टिकल्स को, अपने चश्मे को रैंडम प्लेसेस पर रख देते हैं। तो यहाँ पे पर के लिए इन वर्ड आएगा। नेक्स्ट है लास्ट वीक he could not find his spectacles and looked dash the house. लास्ट वीक यानी पिछले हफ्ते वो अपने स्पेक्टिकल्स ही नहीं ढूंढ पा रहे थे और वो उसे पूरे घर में ढूंढ रहे थे। तो यहाँ पर आएगा अराउंड, क्योंकि वो पूरे घर में ढूंढ रहे थे, अपने आसपास सारी जगह देख रहे थे, इसलिए यहाँ अराउंड आएगा। वी चेक्ड हिज बिग बॉक्स दैट रीच्ड डैश आवर वेस्ट। हमने उनका बड़ा सा बक्सा देखा जो कि हमारी कमर से भी ऊपर जा रहा था। तो यहाँ ऊपर के लिए हम अबव वर्ड का यूज करेंगे। आगे है माई फादर लुक्ड फॉर द स्पेक्टिकल्स अमंग द न्यूज़पेपर्स। उन्होंने न्यूज़पेपर के बीच में अपने चश्मे को ढूंढा, क्योंकि हो सकता है न्यूज़पेपर पढ़ते हुए उन्होंने वहीं कहीं रख दिया हो, तो वहां पे उन्होंने ढूंढा। कैप्ड ऑन द टेबल, जो कि टेबल्स के ऊपर रखे हुए थे। ही कंटिन्यूड सर्चिंग फॉर 2 hours। वो उसे 2 घंटे तक ढूंढते रहे। फाइनली गिविंग अप। लेकिन गिव अप करने से पहले, गिव अप मतलब होता है हार ही मानना, तो हार ही मानने से जस्ट पहले he sat down on the bed। वो बेड पर बैठ जाते हैं
After giving one final look to the room, he said with a shy look like it's time to get a new pair. और अपने कमरे को एक बार पूरी तरीके से अच्छे से देखने के बाद वो कहते हैं अब लगता है मुझे नए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स खरीदने पड़ेंगे। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से प्रिपोजिशंस कहाँ आई हैं और क्यों आई हैं। अरे सॉरी बच्चों, ये अमन की स्पेलिंग यहाँ गलत हो गई है, यहाँ पे एस नहीं आएगा। तो आई होप आप इसे अच्छे से नोट कर लेंगे। और चलिए देखते हैं बच्चे आगे क्या दिया है। आगे बच्चों हमें एक पजल दी है जिसके लिए यहाँ पे हमें कुछ क्लू दिए हैं। पहले हम इसका आंसर फिल करेंगे और फिर इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो पजल नीचे दी है इसको फिल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों क्रॉस का मतलब होता है इस तरीके से और डाउन का मतलब होता है नीचे। तो यहाँ पे बच्चों हमें जो भी क्लू दिए हैं हमें उसे पजल में फिल करना है। इनके जो आंसर आएंगे वो हमें अक्रॉस में फिल करने हैं और इसके जो आंसर आएंगे वो हमें डाउन में फिल करने हैं। फर्स्ट नंबर पे बच्चों, यहाँ पे तो सेकंड है ना, यहाँ फर्स्ट नंबर दिया है। फर्स्ट नंबर पे हमें लिखा है आई सेड नो बट ही सेड। अगर मैंने नो कहा है तो उसने क्या कहा होगा? यस कहा होगा। तो फर्स्ट नंबर पे यस आएगा। चलिए फर्स्ट नंबर पे यस फिल कर लेते हैं। ये रहा फर्स्ट नंबर और ये डाउन की तरफ हमें यस लिखना है। फिर नेक्स्ट सेकंड नंबर है नॉट फार। फार नहीं मतलब दूर नहीं, तो कोई चीज दूर नहीं है तो कहाँ होगी? नियर बाय यानी कि पास में होगी। तो हम अक्रॉस में नियर बाय लिख लेंगे। फिर इसके बाद बच्चों थर्ड वाला है समथिंग स्मॉल इज नॉट। कोई चीज जो छोटी होती है वो क्या नहीं हो सकती? बड़ी नहीं हो सकती। तो थर्ड में आएगा बिग। थर्ड में चलिए बिग फिल कर लेते हैं। ये थर्ड है, थर्ड में डाउन की तरफ हमें बिग फिल करना है। फिर फोर्थ में हमें कहा है डोंट बी सैड। दुखी मत हो। दुखी नहीं होंगे तो क्या होंगे? हम हैप्पी होंगे। तो फोर्थ में हमें हैप्पी फील करना है। चलिए देखते हैं क्या फोर्थ में हैप्पी आएगा। तो ये रहा फोर्थ। फोर्थ में हम लिखते हैं हैप्पी, HAPPY। हाँ यहाँ तो हैप्पी आ गया। नेक्स्ट है फिफ्थ। फिफ्थ में दिया है यू आर स्लो, शी इज। अगर आप स्लो हो तो दूसरा इंसान कैसा होगा बच्चों? फास्ट होगा। स्लो का अपोजिट होता है फास्ट। तो अगर कोई स्लो है तो उसका अपोजिट फास्ट होगा जो कि फिफ्थ में आएगा। तो हमने यहाँ फास्ट लिख दिया, FAST फास्ट। ये हमें डाउन में लिखना था। नेक्स्ट सिक्स्थ भी हमें डाउन में ही लिखना है। नॉट हॉट। कोई चीज अगर हॉट नहीं है तो फिर कैसी होगी? कोल्ड होगी। अगर वो कॉफी हॉट नहीं है तो वो कोल्ड होगी। तो सिक्स्थ नंबर पे कोल्ड आएगा। लिखते हैं ये रहा सिक्स्थ। सिक्स्थ में कोल्ड आ गया है। इसके बाद सेवंथ में लिखा है नॉट बॉट। मतलब खरीदा नहीं गया है। खरीदा नहीं गया है तो क्या किया गया होगा बच्चों से? बेचा गया होगा। तो सेवंथ नंबर पे सोल्ड आएगा। ये रहा सेवंथ नंबर और इसमें हमने डाउन में सोल्ड लिख दिया। फिर एट्थ में हमें यहाँ दिया है बच्चों, हमसे सिक्स नंबर स्किप हो गया है। चलिए सिक्स कर लेते हैं। आई वॉन्ट क्लोथ्स नॉट डर्टी वन। अगर मुझे गंदे कपड़े नहीं चाहिए तो कैसे कपड़े चाहिए होंगे? क्लीन चाहिए होंगे। डर्टी का अपोजिट होता है क्लीन। तो सिक्स में क्लीन आएगा जो कि अक्रॉस में आएगा। तो सिक्स में अक्रॉस में यहाँ पर हम क्लीन लिख देंगे। ए पहले से लिखा था, हमने एन लिख दिया यहाँ पे। एट्थ में आएगा नॉट इनसाइड। अगर अंदर नहीं खेलना है तो कहाँ खेलना होगा बच्चों? आउटसाइड यानी कि बाहर खेलना होगा। तो एट्थ नंबर पे आउटसाइड आ जाएगा। यहाँ पे ओ पहले से लिखा था, टी पहले से लिखा है। काफी सारे अल्फाबेट पहले से लिखे हैं बच्चे में हमने लिख दिए हैं। और लास्ट में नाइन्थ में आएगा, नाइन्थ का आ गया ये रहा व्हेन इट इज नॉट ब्राइट। अगर कोई चीज ब्राइट नहीं होती है तो कैसी होती है? वो डल होती है। तो नाइन्थ नंबर पे डल आएगा। नाइन्थ यहाँ दिया है और यहाँ अक्रॉस में डल आ गया। आई होप बच्चों ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं इसे छोटा कर देती हूँ ताकि आप इसको अच्छे से देख सकें और अपनी नोटबुक में नोट कर सकें। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर अपनी नोटबुक में और बुक में नोट कर लिया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। तो हमें दिया है कि पापा इज कॉमनली यूज्ड वर्ड इन इंग्लिश टू एड्रेस वंस फादर। कि पापा जो है वो इंग्लिश में भी यूज किया जाने वाला एक कॉमन सा वर्ड है जो कि हम फादर की जगह यूज करते हैं।
Say aloud the word you used for father in your language. तो आप अपने पापा को अपनी भाषा में क्या कहते हो वो बोलो। और उसके अलावा कुछ ऐसे वर्ड्स अपने नोटबुक में लिखो जो कि हम लोग फादर की जगह यूज करते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ सच वर्ड्स इन अ नोटबुक, शेयर देम विद द क्लास। अपनी नोटबुक में ऐसे ही कुछ वर्ड्स आपको लिखने हैं और अपनी क्लास में उसे शेयर करना है। मतलब ऐसे कुछ वर्ड्स लिखने हैं जो कि पापा के लिए, जो कि पापा को एड्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं, और उसको अपनी क्लास में दिखाना है, सबको बताना है। और हो सकता है आपके फ्रेंड्स ने कुछ नए वर्ड्स लिखे हों, तो आप उसमें से कुछ वर्ड्स लिख सकते हैं। और अगर आपने कुछ नए वर्ड्स लिखे हैं जो कि आपके फ्रेंड ने नहीं लिखे हैं, तो वो आपकी नोटबुक से वो वर्ड्स यूज कर सकता है। चलिए हम इसका आंसर लिख लेते हैं कि इन माई लैंग्वेज वी यूज पापा, डैड, डैडी, बाबा, पिताजी, अब्बा या फिर अप्पा। और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, बाबूजी। तो ऐसे जो वर्ड्स आप अपने पापा के लिए यूज करते हो, वो वर्ड्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये करना आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। लेट अस लिसन। बच्चों यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं जिन्हें हमें ध्यान से बोलना है और सुनना है, और फिर देखना है कि क्या वो वर्ड्स जो हैं वो बिल्कुल एक जैसे हैं सुनने में या थोड़ा सा उनमें अंतर है। अगर उनके साउंड में अंतर है तो हमें उन्हें सर्कल कर देना है। ऐसे वर्ड्स को बच्चों होमोफोन्स कहा जाता है, जो कि सुनने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। तो जो एक जैसे नहीं लग रहे हैं हमें उन्हें सर्कल करना है। यहाँ पे बच्चों पहला वर्ड है पेयर और पियर। तो हमें पता चल रहा है कि ये डिफरेंट वर्ड है, तो हमने इसे सर्कल कर दिया। इसे हम एट पढ़ते हैं, ये भी एट होता है, तो ये तो दोनों सेम है, तो इसे हम कुछ नहीं करेंगे। इसे बेड पढ़ते हैं और इसे बैड, तो बेड और बैड में तो डिफरेंस है बच्चों, तो हमने इसे सर्कल कर दिया। इसे नॉट पढ़ते हैं और ये भी नॉट होता है, तो ये दोनों तो सेम है। इसे फेयर और इसे भी फेयर ही पढ़ते हैं। इसे हेयर और इसे भी हेयर पढ़ते हैं। इसे फेयर और इसे फियर पढ़ते हैं। फेयर, फियर। आपको समझ में आ रहा होगा कि ये दोनों अलग अलग साउंडिंग वर्ड्स हैं, तो हमने इसे सर्कल कर दिया। नेक्स्ट है वेयर और वर। वेयर, वर, क्या ये सुनने में सेम लग रहे हैं? नहीं, तो हमने इन्हें सर्कल कर दिया। सन, सन, दोनों सेम है। डियर, डियर, सेम। कोल्ड, कुड, ये तो बच्चों अलग है ना, कोल्ड और कुड ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट लग रहा है, तो हमने इसे भी सर्कल कर दिया। हील, हील, दोनों सेम है। नॉट, नोट, ये दोनों बच्चों अलग हैं। इसे हम नॉट पढ़ते हैं जबकि इसे हम नोट पढ़ते हैं, तो ये अलग है, इसलिए हमने इसे सर्कल कर दिया। नेक्स्ट है डेयर और ये है डियर। डेयर, डियर, अलग अलग है। वुड, वुड, सेम है। फिल्म, फील, अलग है, तो हमने इसे सर्कल कर दिया। आई होप बच्चों ये वर्ड्स आपको अच्छे से पढ़ने आ रहे होंगे और आपको डिफरेंस भी इनका समझ आ रहा होगा। मैं आपकी क्लियरिटी के लिए इसे एक और बार पढ़ देती हूँ। पेयर, पियर, एट, एट, बेड, बैड, नॉट, नॉट, फेयर, फेयर, हेयर, हेयर, फेयर, फियर, वेयर, वेर, सन, सन, डियर, डियर, कोल्ड, कुड, हील, हील, नॉट, नोट, डेयर, डियर, वुड, वुड, फिल, फील। तो जो डिफरेंट साउंडिंग वर्ड्स थे हमने उनके पेयर को सर्कल कर दिया। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। बच्चों यहाँ आगे हमें कहा है कि जो पापास स्पेक्टिकल्स वाली पोयम है, इसको आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, लेकिन इसे स्टोरी की तरह लिखना है। यहाँ पे ये हमें एक पोयम की फॉर्म में दी थी ना, तो हमें इसे एक स्टोरी की फॉर्म में लिखना है। और अपनी स्टोरी जो आपने लिखी है वो अपनी क्लास में सबको सुनानी है। आप उस स्टोरी को इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं कि टुडे माय फादर इज अनहैप्पी, कि आज मेरे पापा बहुत ही दुखी थे, और वो क्यों दुखी थे, इस तरीके से आप आगे की स्टोरी लिख सकते हैं। तो चलिए हम इसका आंसर लिख लेते हैं। तो बच्चों जो हमें हिंट में लाइन दी थी पहले तो हमने वही यूज कर ली कि टुडे माय फादर इज अनहैप्पी, कि आज मेरे पापा अनहैप्पी थे, दुखी थे। और क्यों दुखी थे? बिकॉज ही हैज लॉस्ट हिज ओनली पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स एंड ही हैज बीन सर्चिंग फॉर इट एवरीवेयर, क्योंकि उन्होंने उनका जो एक लौता चश्मा था, एक लौता पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स था, वो खो दिया था, और अब वो उसे हर जगह सर्च कर रहे थे, ढूंढ रहे थे। He is worried about how he will read newspaper, watch TV, and chop vegetables without them.
और अब वो चिंतित थे, वरिड थे कि बिना उनके, बिना उस चश्मे के वो न्यूज़पेपर कैसे पढ़ेंगे, टीवी कैसे देखेंगे और सब्जियां कैसे काटेंगे। ही हैज चेक्ड हिज पॉकेट्स, उन्होंने अपनी पॉकेट्स को चेक कर लिया था, अंडर द चेयर चेक कर लिया था और साथ ही विंडो के पास सर्च कर लिया था और ऑलमोस्ट सारी जगह जहां भी उन्हें लगता था कि वो उस चश्मे को पा सकते हैं, उन्होंने हर जगह उसे सर्च कर लिया था। ही वॉज अबाउट टू गिव अप, और वो बस गिव अप ही करने वाले थे कि अब तो मुझे मेरा चश्मा मिलेगा नहीं। व्हेन आई नोटिस समथिंग अम्यूजिंग, जब मैंने बहुत ही हँसाने वाली, बहुत ही अम्यूजिंग सी एक बात नोटिस करी और मैंने ये नोटिस किया कि जो उनका चश्मा है, वो उनके सर के ही ऊपर है और वो फालतू में इतनी सारी जगह उसे ढूँढ रहे हैं और परेशान हो रहे हैं कि वो न्यूज़पेपर कैसे पढ़ेंगे, टीवी कैसे देखेंगे, सब्ज़ी कैसे काटेंगे। तो इस तरीके से बच्चों ये जो पोएम थी, हमने एग्ज़ैक्टली वही सारी लाइन्स को एक स्टोरी के फॉर्म में लिख लिया है। पहले हमें जो पोएम थी, वो पोएम की फॉर्म में दी थी। अब हमने उसे स्टोरी की फॉर्मेट में लिख लिया है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। आगे यहाँ टीचर्स के लिए एक नोट है और फिर इसके बाद कुछ एक एक्टिविटी दी है। बच्चों यहाँ पे मैच स्टिक से कुछ बना हुआ है और हमें बोला है कि हम केवल 3 मैच स्टिक को मूव कर सकते हैं और यहाँ पे जो 4 स्क्वायर बने हैं उसकी जगह हमें 3 स्क्वायर्स बनाने हैं। बच्चों हम यहाँ पे देख सकते हैं कि माचिस की तिल्लियों का मैच स्टिक का यूज करके 1 2 3 4 4 स्क्वायर्स बनाए गए हैं। यहाँ पे हमसे बोला गया है कि आप किन्हीं 3 मैच स्टिक को मूव कर सकते हो, हटा सकते हो और उनको हटा के कहीं और रख दो कि आपके 3 स्क्वायर बन जाएं। तो चलिए बच्चों देखते हैं कि हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों हम इसे ऐसे कर सकते हैं कि ये वाली जो मैच स्टिक है हम इसे यहाँ से हटा दें। एक मैच स्टिक यहाँ से हटा देते हैं, 2 हमने हटा दी और इसके अलावा हम एक मैच स्टिक यहाँ से हटा देते हैं। तो बच्चों अब हमने 3 मैच स्टिक को हटा दिया है। अब हम इसके आगे क्या कर सकते हैं कि अब हम बच्चों को 3 मैच स्टिक्स को यहाँ पे लगा सकते हैं। एक मैच स्टिक हमने यहाँ रख दी, एक मैच स्टिक यहाँ रख दी और एक लास्ट वाली हमने यहाँ रख दी। तो अब हमारे जो स्क्वायर्स हैं वो 3 स्क्वायर्स बन जाएंगे। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमें यहाँ पे मैच स्टिक से कोई फिगर बना के दिया था। हमें कहा था कि सिर्फ 3 ही मैच स्टिक्स को हटाना है और फिर 3 स्क्वायर बन जाए। तो हमने यहाँ वाली और यहाँ वाली तीनों मैच स्टिक्स को हटा दिया और उन्हें यहाँ, यहाँ और यहाँ रख दिया और इस तरीके से हमारे 3 स्क्वायर्स बन गए। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। आगे बच्चों हमें बोला है कि लुक एट द फ्लेम, इस फ्लेम को देखना है। कहाँ से देखना है बच्चों? यहाँ पे हमें रेड कलर का एक स्टार दिया हुआ है। ये जो रेड कलर का स्टार दिया है यहाँ पे, आपकी जो नाक है, नाक की जो टिप होती है, इस टिप को यहाँ पे रखना है और फिर आपको कैंडल को देखना है। तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जो फ्लेम है, ये फ्लेम यहाँ नहीं बल्कि यहाँ पर जल रहा है और आपको ये कैंडल जलती हुई दिखाई देगी। तो आई होप बच्चों ये एक्टिविटी तो आप लोग खुद ही कर लेंगे। आप अपनी नाक को यहाँ पे रखेंगे और कैंडल की इस फ्लेम को देखेंगे, आपको ये फ्लेम यहाँ पे जलता हुआ दिखेगा। तो आई होप आपको ये एक्टिविटी भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे बच्चों यहाँ पे हमें कहा है कि ध्यान से इसे देखना है और जहां भी आपको डी दिखे आपको उसको सर्कल कर देना है। अरे ये तो मुझे इजीली मिल गया, ये रहा यहाँ पे डी, तो हमने इसे सर्कल कर लिया। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। लास्ट में बच्चों हमें एक रिडल दी है। इसमें लिखा है आई गो टू द मार्केट, मैं मार्केट जाता हूँ या जाती हूँ। आई लविंगली ब्रिंग यू होम, और मैं तुम्हें प्यार से घर लेकर के आता हूँ। आई सिट इन फ्रंट ऑफ यू, मैं तुम्हारे सामने बैठता हूँ। एंड आई क्राई क्राई क्राई, और फिर मैं रोता हूँ और बहुत सारा रोता हूँ। व्हाट इज इट, वो क्या चीज है? तो बच्चों ऐसी तो एक ही चीज है जो कि हम मार्केट से लाएं और फिर लाने के बाद हम उसके सामने बैठ करके रोएं, तो वो है अनियन यानी कि प्याज। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अरे ये चैप्टर तो यही फिनिश हो जाता है। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये चैप्टर भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आ गए होंगे, चैप्टर का मीनिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसीलिए आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। बच्चों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपसे रिलेटेड हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग।